हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रोटेशनल मोशन का सेकंड लेक्चर और आज का टॉपिक है हम लोगों का क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कल हम लोगों ने ये चीज पढ़ा था कि रोटेशनल मोशन क्या होता है और रोटेशनल मोशन कौन से बॉडी कर सकते हैं और रोटेशनल मोशन करने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी उस बॉडी के पास होनी चाहिए। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि रोटेशनल मोशन कर सकता है रिजिड बॉडी, जिसका प्रॉपर्टी क्या क्या था, उसके प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी बॉडी उसके अंदर के दो पार्टिकल के बीच का सेपरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। अगर वो बॉडी रोटेट कर रहा है तो हर पॉइंट का ओमेगा सेम, हर पॉइंट का अल्फा सेम, हर पॉइंट का थीटा सेम। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे जिसके होने से कोई एक बॉडी रोटेशनल मोशन कर सकता है। अब इसके बाद हम लोगों ने यह भी पढ़ा था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और वहां से एक टर्म आया था लीनियर काइनेटिक एनर्जी। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को जब हम लोगों ने एक दूसरे से कंपेयर किया था तो हम लोगों ने देखा था कि जो काम लीनियर मोशन में इनर्शिया का था वही काम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का था। लेकिन ये दोनों में कॉमन बात यहां पर क्या है बच्चों, कि उसे भी हम लोग आई से ही डिनोट करते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी हम लोग आई से ही डिनोट करते हैं। अब अगर ऐसा है तो कल के क्लास जहां पर हम लोगों ने खत्म किए थे वहीं से आज स्टार्ट करते हैं। याद कीजिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम लोगों का कोई भी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे इसको लिख सकते हैं और एल्स यू कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस। आई इसका रिप्रेजेंटेशन या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये कितने के बराबर आया था याद करो, सिग्मा एम आई आर आई का स्क्वायर I from 1 to n। और यहां पे ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था किसके लिए आया था, ऐसे बॉडी के लिए, ऐसे बॉडी के लिए जिसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जिसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हुआ करते थे। जैसे कि इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट मान के चलो एक यहां पर है m1 मास का, कोई एक छोटा सा मास m1 रखा हुआ है, कोई एक यहां पर m2 है, m3, m4, m5, m6, इस तरह से बहुत सारे मास इस तरह से यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। या फिर यूं कह सकते हैं हम लोग क्या चीज, कि डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं। अगर बहुत सारे पार्टिकल्स इस तरीके से डिस्क्रीट वे में रखे गए हैं तब इन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है किसके अबाउट, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। क्योंकि बच्चों एक चीज आप लोग अपने दिमाग में बिठा लो, क्या बिठाना है भाई, कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिपेंड करता है किस पर, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। इसे हम लोग क्या बोलते थे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। सर क्यों डिपेंड करता है, तो याद करो ये जो r हुआ करता है ये r किसका वैल्यू होता है, r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, किसका, उस पार्टिकल का जो कि घूम रहा है। तो सपोज दैट यहां पर अगर m1 की बात करें तो m1 के लिए ये दूरी कितने के बराबर, r1 के बराबर। m2 के लिए ये दूरी क्या मान सकते हैं सर, r2 के बराबर। एंड सिमिलरली अगर कोई nth पार्टिकल है mn और इसके लिए क्या मान सकते हैं हम लोग, rn के बराबर। मान लो कि यहां पर ये पार्टिकल mn और इसके लिए डिस्टेंस कितना है, rn। और ये सारे के सारे डिस्टेंस कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। कैसे होंगे बोलो, परपेंडिकुलर। तो ये जो यहां पर हम लोगों ने कैलकुलेशन देखा था, ये कैलकुलेशन किस तरीके से होगा, अगर मान के चलो इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे यहां पर मासेस हैं, सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने इस एक्सिस के अबाउट। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा अबाउट दिस एक्सिस I इज इक्वल टू कितने के बराबर लिख सकते हैं बोलो, तो लिख सकते हैं सर m1 इंटू r1 स्क्वायर प्लस m2 इंटू r2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू mn इंटू rn स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ n पार्टिकल्स along, या फिर ये कह सकते हैं अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बात आ रहा है समझ में। तो ये चीज हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। बहुत सारे पार्टिकल ऐसे ऐसे रखे जाएंगे तो ऐसे सिंपली इसको लेकर के जोड़ देना है। सर ये तो कैलकुलेशन है, सर इसका जो मीनिंग है व्हाट डज इट मीन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होता है, मींस हाउ विल यू डिफाइन द टर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका हाउ मतलब कि कैसे हम लोग फील करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। सर समझ कैसे आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट, तो बहुत ही आसान है। अगर हम लोगों ने लीनियर मोशन में पढ़ा हुआ है क्या चीज, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले हमने डिफाइन किया था किसको, इनर्शिया को। और मैंने बताया था कि इनर्शिया क्या होता है।
इनर्शिया क्या करता था? इनर्शिया एक बॉडी का ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो रेजिस्ट करता है। किस चीज को रेजिस्ट करता है? अपने अंदर होने वाले चेंज का। चेंज का मतलब क्या? अगर वो रुका हुआ है तो रुका हुआ रहना चाहता है, अगर वो चल रहा है तो चलता हुआ रहना चाहता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो प्रॉपर्टी है, मतलब कुछ नहीं करने का जो एबिलिटी हुआ करता था बॉडी का, उसे बोलते थे इनर्शिया। और ये किस कंटेक्स्ट में पढ़ते थे? लीनियर मोशन में, यानी जब कोई बॉडी चल रहा होता था, जब कोई बॉडी चल रहा होता था। बट यहां पे बच्चों, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि बॉडी घूम रहा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल फैन, फॉर एग्जाम्पल योर डोर। तो ये सब जो भी एग्जाम्पल्स आप देख रहे हो, इन सब में बॉडी रोटेट कर रहा है। तो रोटेशन में थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्या होता है सर? जैसे कि लीनियर मोशन में चलने के लिए जो रेजिस्टेंस बॉडी के पास होता था उसे इनर्शिया बोलते थे, और रोटेशनल मोशन में घूमने के लिए जो रेजिस्टेंस आएगा दैट इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब क्या? जैसे इनर्शिया हमको यह बतलाता था कि किसी बॉडी को चलाना, अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो उसको चलाना कितना टफ है, और अगर कोई बॉडी चल रहा है तो उसको रोकना कितना टफ है या कितना आसान है। ये सुनो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही बतलाता है कि किसी बॉडी को घुमाना कितना टफ है, और किसी बॉडी को अगर वो घूम रहा है तो रोकना कितना टफ है। That is the concept of moment of inertia। यानी कि जो चीज इनर्शिया में, यानी जो लीनियर मोशन में चीजें थी, वही यहां पर रोटेशनल मोशन में चीजें हैं। वहां पे इनर्शिया था, यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मतलब मास के साथ साथ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा। मतलब अगर यहां पे एक मास का टुकड़ा है और इसको हम इस एक्सिस के अबाउट घुमाना चाहते हैं, तो एक बात बताओ, ये आर का जो वैल्यू है, ये जो आर का वैल्यू है, क्या अभी यहां पर इतना है? अब इस एक्सिस को हमने इतना दूर कर दिया, तो बताओ क्या ये आर बढ़ गया? बोलो ये सुनो। तो ये हम लोगों का जो आर का डिस्टेंस है ये बढ़ गया। आर बढ़ने से क्या होगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो ना, m इंटू आर स्क्वायर। क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया? मतलब जब ये एक्सिस नजदीक था तब इसको घुमाना काफी आसान था, अब ये एक्सिस दूर चला गया, अब इसको घुमाना थोड़ा टफ है। Are you getting my point? अगर कोई बॉल है, उसको छोटे से सर्कल में घुमाना चाहते हो, छोटे से सर्कल में घुमाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? हमको वहां पर कम फोर्स यहां पर बोलना सही नहीं रहेगा, यहां पे फोर्स की जगह एक दूसरा टर्म आता है जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट अगर हम लोग देखें कि छोटे सर्कल में घुमाना है और किसी को बड़े सर्कल में घुमाना है, टफ कहां पे होगा? बड़े सर्कल में घुमाना। सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा? अगर एक्सिस बहुत नजदीक है। तो लीनियर मोशन में हम देख पा रहे थे कि इनर्शिया केवल और केवल मास पे डिपेंड करता था। यानी कोई ट्रक है, ट्रक अगर आ रहा है, किसी वेलोसिटी से वो चल रही है, अगर उसको तुम रोकना चाहते हो तो तुम्हें बहुत बड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए। लेकिन वहीं पे अगर कोई साइकिल आ रही है तो उसको रोकने के लिए ज्यादा बड़ा फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा था। ये सुनो, तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि इनर्शिया केवल और केवल मास पे डिपेंड कर रहा था। बट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया केवल मास पे डिपेंड नहीं करता, मास के साथ जिस एक्सिस के अबाउट आप उसे घुमा रहे हैं, उससे वो मास कितनी दूरी पर है, इस पर भी डिपेंड करता है। अब धीरे धीरे एग्जांपल्स लेंगे, आज के क्लास में इन चीजों को अच्छे से फील कर लेंगे कि क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और दूसरी चीज कि कैसे कैलकुलेट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कैलकुलेशन तो काफी आसान है, मास इंटू आर स्क्वायर। अब ये धीरे धीरे हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं। तो सपोज दैट यहां से हम लोगों ने, अगर यहां ऐसे हम बोलें कि ऐसा एक एक्सिस है, एक छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। फिर उसके बाद हम लोग नोट करके सारे पॉइंट्स को लिख लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। पहले इन चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है? तो एक यहां से जनरेट कर लेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट। सपोज दैट मान के चलो ये एक मास का टुकड़ा है, m मास का टुकड़ा है, और ये ब्लॉक को हम इस एक्सिस के अबाउट घुमाना चाहते हैं, इस एक्सिस के अबाउट हम इसको घुमाना चाहते हैं। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर इस एक्सिस के अबाउट ये घूमेगा तो तुम ये बताओ ये किस तरह से जाएगा? तो तुम ये बोलोगे कि सर इस तरह के सर्कल में ये जाएगा, ये सुनो। और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका तुमने मान लिया कितना? r के बराबर। अब तुमको बोला जाएगा कि इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा?
क्यों हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि एक्सिस के अबाउट? क्या ये बात तुमको समझ में आया कि जैसे जैसे एक्सिस बदलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदलेगा? यस और नो? जैसे जैसे एक्सिस बदलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदलेगा, क्योंकि यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है कि एक्सिस से कितनी दूरी पर है मास। ये इस r पर भी डिपेंड करता है, इसलिए इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ये डिपेंड करेगा। अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा तो अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। मतलब अलग अलग एक्सिस के अबाउट चीजों को घुमाना अलग अलग टफ, मतलब कि अलग अलग अमाउंट ऑफ टफनेस हो सकता है। किसी को किसी एक्सिस के अबाउट घुमाना काफी आसान हो सकता है, किसी को किसी एक्सिस के अबाउट घुमाना काफी टफ हो सकता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें यही बताता है कि किस एक्सिस के अबाउट घुमाना एक बॉडी को टफ है और किस एक्सिस के अबाउट एक बॉडी को घुमाना आसान है। तो यहां से अगर हम लोगों को बोला जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, तो सबसे पहले आपका सवाल क्या होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन बताइए। तो आपको तो एक्सिस ऑफ रोटेशन दे दिया गया है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर आई लिखना है तो बोलो क्या हो जाएगा? m इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि एक ही मास है। बोलो यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन को देखते हैं। सपोज मान के चलो ऐसा यहां पर एक्सिस हमने मान लिया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ओमेगा से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट चीजें घूमेगी। सपोज यहां पर हमने तुमको एक एग्जांपल दे दिया कि इस जगह पर एक 1 kg का मास है जो कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, और यहां से एक 2 kg का ब्लॉक है जिसे कि हम लोगों ने इससे 1/2 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, और इस तरफ हमने कहा कि एक 3 kg का ब्लॉक है, और 3 kg का ब्लॉक को हमने यहां पर रखा हुआ है 1 मीटर की दूरी पर। अब तुमको बोला गया कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आप बतलाइए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अब अगर यहां पे बोला गया तो बहुत आसान है सर। बोलो क्या करेंगे? सर सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और उसको जोड़ देंगे। यस और नो? सर अभी तक तो पता नहीं है सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा वेक्टर है या स्केलर है। आएंगे उस पर, अभी आएंगे। अभी तो इसके यूनिट्स भी नहीं जाने हम लोगों ने। अभी तो इसके हम लोगों ने क्वांटिटी, ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है या फिर कुछ और ही है, उन चीजों को भी नहीं जाने। तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या चीज कि ये जो हमारा यहां से दूरी है इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यही होता है हमारा आर। तो अगर हम लोगों को टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो सिंपल समझिए इस बात को कि सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिविजुअली निकाल करके जोड़ देना है। जैसे आई नेट अगर निकालना है सर, आई नेट या फिर सिंपल बोलो आई अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं सर? I इज इक्वल टू m1 इंटू r1 स्क्वायर, तो m1 क्या है सर? 1 kg इंटू r1 क्या है सर? 1 का स्क्वायर, प्लस m2 क्या है सर? 2 kg इंटू 1/2 का स्क्वायर, क्या 1/4 हो जाएगा, और m3 क्या है सर? 3 kg इंटू 1 का स्क्वायर। सर अगर हम इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को मानते हैं कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है, तो सर ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया। क्या ये -1 ले सकते हैं सर? कोई दिक्कत नहीं है यार, तुम ये -1 भी लो, उसका स्क्वायर कर दोगे, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ही तो हो जाएगा। यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा कि क्या यहां पर ये हमारा प्लस लेना जरूरी है या माइनस लेना जरूरी है। तो देखिए यहां पर i का जो वैल्यू है क्या आ गया यहां से? 1 इंटू 1 स्क्वायर 1, प्लस यहां से देखो ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा? सॉल्व कर सकते हो इसको, क्या हो जाएगा ये? 2 प्लस 1 प्लस 6, यानी 6 1 7 प्लस 2 9 अपॉन 2, दैट इज 4.5। अब यूनिट की बात आई तो बहुत आसान, m मींस व्हाट? मास का यूनिट क्या होता है सर? kg। और सर r क्या है सर? r क्या है? मीटर, तो मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत छोटे से एग्जांपल हमने किए अभी, बहुत छोटे से एग्जांपल, केवल समझने के लिए। आ रही है बात समझ में? अगर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को बदल दिया जाए तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा? नो सर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनर्शिया में एक फर्क क्या है, ये चीज समझ गए होगे। क्या फर्क है सर?
इनर्शिया केवल मास पे डिपेंड करता था, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पे डिपेंड करता है कि किस एक्सिस के अबाउट हम चीजों को घुमा रहे हैं। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए और फिर उसके बाद हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे और फिर आगे आज के क्लास में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बहुत अच्छे तरीके से फील करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करें। ओके, तो देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वही चीजों को यहां पर हम लोगों ने लैंग्वेज में लिख लिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसा प्रॉपर्टी है बॉडी का ड्यू टू विच इट अपोजेस द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशन। जो कि इनर्शिया का भी डेफिनेशन हुआ करता था, यहां पर यूनिफॉर्म मोशन हुआ करता था, लीनियर मोशन। तो यहां पे रोटेशन के अंदर ये चीज है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसलिए हम लोगों ने यहां पर रोटेशन के लिए लिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली ये बतलाता है, जैसे कि वहां पे इनर्शिया क्या बतलाता था, किसी बॉडी का अगर मास ज्यादा तो उस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा, और अगर इनर्शिया ज्यादा तो बहुत डिफिकल्ट था उसको, अगर रुका है तो उसके मोशन में लाने के लिए, अगर वो मोशन में है तो उसको रोकने के लिए। ठीक उसी तरीके से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो डिफिकल्ट टू रोटेट एंड डिफिकल्ट टू स्टॉप। उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लेस है तो इट इज इजी टू रोटेट एंड इट इज इजी टू स्टॉप। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको यह बतलाता है कि किसी बॉडी को किसी पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घुमाना कितना टफ है या कितना आसान है। अच्छा, इसके यूनिट्स को भी लिख लेते हैं। इसके यूनिट क्या होंगे बोलो? यूनिट अभी तुरंत हम लोगों ने देखा केजी इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो जाएगा। और इसका अगर पूछा जाए ये कैसा क्वांटिटी है, ये कैसा फिजिकल क्वांटिटी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम लोग के सिलेबस में स्केलर और वेक्टर ही है। अगर हम लोग 11th और 12th के अंदर देखें तो केवल स्केलर और वेक्टर पढ़ना है, इसीलिए या तो कोई एक क्वांटिटी वेक्टर हो सकता है, अगर वो वेक्टर नहीं है तो उसको हम लोग स्केलर के अंदर डालते हैं। बट एक्चुअल में अगर आप इसको देखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा ना ही स्केलर है ना ही वेक्टर है, बल्कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है एक तरह का क्या है, टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी के बारे में हमने तुम लोगों को क्लास में ही बताया है कई बार कि टेंसर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होता है। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड उसका डायरेक्शन के साथ वेरी करता है। तो हालांकि ये हम लोगों के सिलेबस में है नहीं, हम लोगों को हायर स्टैंडर्ड में जाकर के पढ़ाई करना है, इसलिए हम लोग यहां पर इसको टेंसर क्वांटिटी एक्चुअल में ये है, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या ट्रीट करेंगे, जो भी वेक्टर नहीं होता उसको क्या ट्रीट करते हैं हम लोग, स्केलर। तो यहां पर हम लोग इसको स्केलर ट्रीट करेंगे। तो अगर यहां पर देखें, अगर ये स्केलर है तो इसके लिए कोई डायरेक्शन का जरूरत हम लोगों को नहीं है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ठीक है, तो टेंसर क्वांटिटी एक्चुअल में है ये, बट हम लोगों के सिलेबस में केवल स्केलर और वेक्टर है, इसलिए हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी के जैसा ट्रीट करेंगे, बट एक्चुअल में ये है क्या, टेंसर क्वांटिटी। तो चलो इन चीजों को समझते हैं हम लोग कि किसी एक्सिस के अबाउट, बार बार इस बात को आप कह रहे हैं सर, किसी एक्सिस के अबाउट घुमाना कितना टफ है और कितना इजी है, यही चीज को स्टेट करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस ऑफ कोर्स। सपोज दैट, अब इसके ऊपर हम एक दो एग्जांपल लेते हैं, आई थिंक कि उससे तुम लोगों के सारे कंफ्यूजन जो भी अभी तक तुम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अभी तक जो भी समझे, अब उन चीजों के अंदर और ज्यादा समझ बढ़ेगा। देखो कैसे, अब इसके अंदर एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, कैसा कि हमने यहां पर एक इस तरह का स्क्वायर प्लेट रखा। क्या रखा बोलो, स्क्वायर प्लेट। और इस स्क्वायर प्लेट में क्या करते हैं कि इसके चारों जो एजेस, इस चारों एजेस के ऊपर हम लोग मासेस को प्लेस कर देते हैं। 1 kg, 2 kg, 3 kg एंड 4 kg। और तुम इसको इक्वल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब हमने एक एग्जांपल के तौर पे इसको लिया, मान के चलो कि ये एक स्क्वायर प्लेट है, दिस इज अ स्क्वायर प्लेट। और स्क्वायर प्लेट जो है
स्क्वायर प्लेट का जो हम लोगों का साइड दिया हुआ है, ये साइड दिया हुआ है लेट अस टेक 2 मीटर। कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। लेट अस टेक 2 मीटर। दिस इज 2 मीटर। अब हम लोगों को यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने के बराबर होगा। तो क्या चीज हम लोगों को जानना सबसे पहले जरूरी है? हम लोगों को यह जानना सबसे पहले जरूरी है कि किस एक्सिस के अबाउट हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखो यहां पे अगर ऐसा बोल दिया जाए कि एक्सिस तो बहुत सारा हो सकता है, एक तो ये भी एक्सिस हो सकता है, बोलो यस और नो। एक ये भी एक्सिस हो सकता है सर। इस एक्सिस के अबाउट अगर घुमाया जाए तो कितना होगा आई, ये निकालने के लिए बोला जा सकता है। दूसरा एक्सिस क्या होगा सर? दूसरा एक्सिस ये भी हो सकता है I2, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तीसरा एक्सिस सर, तीसरा एक्सिस ये हो सकता है सर, इसके अबाउट घुमा रहे हैं, I3 पूछ लिया गया कितना होगा। चौथा एक्सिस ये हो जाएगा, इसके अबाउट मान के चलो किसी भी डायरेक्शन में तुमको घुमाने के लिए बोला गया, तो इस डायरेक्शन में तुम अगर इसको रोटेट कर रहे हो, पूछ लिया गया क्या चीज सर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके अबाउट मान के चलो अलग ही होगा, क्योंकि सब मास अलग अलग है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा। और भी कुछ होगा क्या? हाँ सर, एक और भी एक्सिस हो सकता है जो इसके सेंटर से पास करे, बोलो यस और नो। इसके सेंटर से पास करे इस तरह का एक्सिस, इसके अबाउट I5 पूछ लिया जाए कि I5 का वैल्यू क्या होगा। और भी एक्सिस हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है सर, जो इसके बिल्कुल ऐसे सेंटर से पास करे इस तरह से, ऐसे। इसके अबाउट क्या मान लिया? I6। तो सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होगा? और भी कोई एक्सिस हो सकता है क्या? सोचो, बहुत आसान है सोचना। ये भी एक एक्सिस तो हो सकता है ना, जो कि डायगोनल के थ्रू पास करे। इधर से मान लिया कि इसके अबाउट 6 हो गया था ना, उधर I7 पूछ लिया गया। और भी कुछ हो सकता है? यस सर, ऑफ कोर्स, एक ये वाला डायगोनल, इसके अबाउट इधर हो गया था I7, तो I8। एक बात बताओ, हर एक एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करना क्या बराबर टफ है? मतलब कि इसके अबाउट जितना घुमाना टफ है, क्या इसके अबाउट घुमाना उतना ही टफ है? क्या इसके अबाउट घुमाना उसको उतना ही टफ है? क्या इसके अबाउट घुमाना उसको इतना ही टफ है? तो आंसर होगा नो, क्योंकि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है किन चीजों पे सर? मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है कि कोई एक्सिस के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। मतलब उस एक्सिस से जो मास का फैलाव है, जो मास फैला हुआ है, वो किस तरीके से फैला हुआ है। सपोज अगर तुम इस एक्सिस को लेते हो, अब एक काम करते हैं, इधर जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग, तो तुरंत से उसको फिर हम लोग इधर सॉल्व करेंगे, और इस तरह के एग्जांपल्स हम लोग लेते जाते हैं जल्दी से। तो इसको क्या हम लोग रब करें? ओके, देखेंगे। तो अगर I1 कैलकुलेट करने के लिए बोला गया कि सर I1 निकालिए, तो I1 कितने के बराबर होगा बताओ। I1 अगर यहां से निकालना है सर, इधर ही कर लेना है इसको। सर I1 निकालना है, I1 के अबाउट देखो क्या है, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब ये और ये बताओ, क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही लाई कर रहा है? तो इसके लिए और इसके लिए R क्या हो जाएगा? 0। तो इसका और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m इंटू आर स्क्वायर, इसका भी 0, इसका भी 0। अब इसके अलावा बचा कौन? तो ये और ये बचे, ठीक है। तो अपने नोटबुक में आप लोग अलग अलग करके ऐसे बना लीजिएगा कि जैसे ही हम लोग I1 लेते हैं तो उसमें फिगर बना करके ऐसे लिख लोगे तो बहुत आसानी होगा तुम लोगों के लिए, या नहीं तो एक ही फिगर में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहां पर I1 है, अगर 2 kg और 3 kg को देखें तो केवल यही दोनों के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाएगा, क्योंकि इन दोनों का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक्सिस पर ही रखे हुए हैं, R 0 हो गया। तो अब हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं? I1 इज इक्वल टू 2 इंटू, जैसे लिखते हैं m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर। अब देखो, अगर हमने इसको m1 माना तो इसका क्या हो जाएगा? 1 kg इंटू 0 का स्क्वायर। अगर हम इसको मानते हैं 4 kg वाले को m2, तो 4 इंटू 0 का स्क्वायर।
प्लस इसको देखो क्या हम लोग बोल रहे हैं 2 kg m3 है, तो 2 इंटू ये डिस्टेंस बताओ कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर, तो 2 2 जा 4 प्लस m4 क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 2 जा 4. So you can get the value of moment of inertia from here, that I1 is equal to 0 plus 0 and plus 8 and plus 12. तो 12 plus 8 कितना हो जाएगा 20, और जल्दी से बोलो यूनिट क्या होता है kg इंटू मीटर स्क्वायर. मतलब 20 kg मीटर स्क्वायर I1 का वैल्यू आया. Fair enough. Now the value of I2 is to be calculated. तो I2 अगर निकालना है सर, तो I2 का वैल्यू कितने के बराबर आएगा. देखो यहाँ पे ये जो I2 है हम लोगों का, I2 के अगर एक्सिस को देखो तो अब यहां पर तुमने किसको किसको क्या माना था. देखो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. 1 kg को आपने क्या माना था, 1 kg को आपने माना था M1, इसको माना था M2, इसको माना था M3, इसको माना था M4. ये सुनो. तो चलिए, तो जब भी हम लोग यहां पे M3 और M4 से पास करने वाला एक्सिस जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग बोल रहे हैं कितना है I2 के बराबर, तो I2 का वैल्यू देखो कितना हो जाएगा. तो देखो यहां से M1 इंटू R1 स्क्वायर प्लस M2 इंटू R2 स्क्वायर प्लस 0 एंड प्लस 0. क्या बोलो, डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 kg और 3 kg वाले के लिए R0 है, तो इसीलिए ये 0 हो जाएगा. तो I2 इज इक्वल टू कितने के बराबर हुआ, देखो 1 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4. बोलो, लिख सकते हैं ना, 1 इंटू 2 टू जा 4 प्लस क्या हो जाएगा M2 क्या है 4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 दैट इज 16. तो यहां से अगर देखा जाए तो I2 का वैल्यू कितना आ गया 20 kg मीटर स्क्वायर. सर ये तो सेम आ रहा है, मतलब कि सर इन दोनों के अबाउट वही था जो इसके अबाउट आया. यस और नो. तो M2 हम लोगों का क्या था 4 जा 16 एंड 1 इंटू 4 यानी 16 प्लस 4 20 kg मीटर स्क्वायर. ऑलराइट. अब I3 के बारे में हम लोगों को फाइंड आउट करना है. I3 देखो कौन सा था I3, सर दिस वन वाज I3, ये था I3. तो I3 के लिए देखो क्या हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर, तो M1 क्या है ये, तो M1 R1 स्क्वायर प्लस ये वाला M2 के लिए 0 प्लस M3 के लिए क्या हो जाएगा M3 R3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बोलो 0. सो I3 इज इक्वल टू M1 क्या हो जाएगा, देखो यहां पर 1 kg है, 1 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 0 एंड प्लस M3 इंटू R3 का स्क्वायर. तो M3 क्या है हम लोगों का देखो 2 kg, तो 2 kg इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 2 दैट इज 8. देख लो, क्लियर है. यहां से ये हम लोगों का I3 है, मतलब कि अब जो है ऐसा जो एक हम लोगों का यहां पर स्क्वायर प्लेट है इसके यहां पर जो हम लोगों ने ऐसा एजेस पर रखे हुए हैं मास के टुकड़े को, और यहां पे एक एक्सिस लगा के अब इसके अबाउट ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं. अभी इसके अबाउट घुमा रहे थे ऐसे ऐसे, इसके अबाउट घुमा रहे थे ऐसे ऐसे, याद है. और I का वैल्यू m इंटू आर स्क्वायर होता है, तो सबके लिए निकाले और ऐड किए. स्केलर है इसीलिए यहां पर कोई इस तरह का बात नहीं है कि डायरेक्शन वगैरह को हम लोग को यहाँ पे माइंड में रखना है कि डायरेक्शन किधर हो रहा है नहीं हो रहा है. तो ये डायरेक्शन से हम लोगों को कुछ लेना देना है नहीं. हम लोगों को केवल और केवल वैल्यू चाहिए, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है. एक्चुअल में है टेंसर, बट इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे स्केलर. तो चलिए I3 इज इक्वल टू कितना हो गया 4 प्लस 8. तो बताओ क्या हो जाएगा ये 12 kg मीटर स्क्वायर. आप लोगों ने कभी हाथ वाला पंखा देखा है, हाथ वाला जो पंखा होता है ऐसे ऐसे जो घुमाते हैं, है ना, जहां पे कि लाइट वगैरह ज्यादा नहीं होता तो वहां पे हम लोग हाथ वाला पंखा यूज करते हैं. तो उसमें हम लोग देखते क्या है कि जैसे देखो इसके अबाउट ऐसे ऐसे घुमा रहे, इसके अबाउट घुमा रहे, इसके अबाउट घुमा रहे, इसके अबाउट घुमा रहे. तो अब यहाँ पे देखो तुम I3 का वैल्यू आ गया. I4 बताओ तो क्या हो जाएगा. अब हम सीधा सीधा बोल सकते हैं क्या कि I4 जो है सर वो इसके अबाउट, तो यहाँ पे देखिए ये M1 और M3 वाला तो 0 हो जाएगा, M2 और M4 वाला होगा. तो ये देखो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर, क्या डायरेक्टली लिखें तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा सर 16 प्लस 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा सर 12. तो ये कितने के बराबर हो गया बोलो यहाँ पे 12 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 28 kg
मीटर स्क्वायर। दिस इज I4। सर व्हाट अबाउट I5? तो सर I5 निकालना है, तो I5 अब तो बिल्कुल इसके सेंटर से पास कर रहा है। अब यहां पे किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो तो होगा नहीं। अब देखो ये बिल्कुल सेंटर से पास कर रहा है, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा 1 मीटर, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा 1 मीटर, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा 1 मीटर, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा बोलो 1 मीटर। तो सब जो है 1 मीटर के दूरी पर रखे हुए हैं और इस तरह से एक्सिस पास कर रहा है। तो यहां से हम देख सकते हैं क्या कि इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो 1 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज 1, प्लस बोलो यहां पे 4 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज 4, प्लस 3 इंटू यानी 2 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज 2 और 3 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज 3। तो देखो यहां पे 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 kg मीटर स्क्वायर। क्या बात आ रहा है समझ में? तो अब यहां से आगे हम लोग देखें I5 आ गया, अब I6 निकालते हैं। तो देखो I6 ये है, अब I6 की अगर बात करें तो I6 के लिए भी क्या होगा, सब कितने कितने दूरी पर है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। तो सर यहां पर भी क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 3 इंटू 1 का स्क्वायर। इसका मतलब सीधा सीधा बोलते हैं 1 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 हो जाएगा ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा 10 kg मीटर स्क्वायर। ये आ गया I6 का वैल्यू। ऑलराइट, अब और भी कुछ, हाँ सर I7 भी तो निकालना है। देखो तो I7 ये है। अब अगर I7 के लिए तुम देखो तो यहां पे क्या M2 और M3 इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा? यस सर बिल्कुल, क्योंकि R का वैल्यू जीरो है तो M2 और M3 के लिए जीरो हो गया। तो यहां से सर I7 का जो वैल्यू है, I7 का वैल्यू क्या आ जाएगा एक इसका। तो एक बात बता सकते हो क्या कि ये वाला लेंथ कितना होगा? जल्दी से बोलो, ये वाला लेंथ कितने के बराबर होगा? यस बोलिए जल्दी से। तो तुमको ये पता है कि ये और ये इन दोनों को अगर देखा जाए तो ये दोनों का अगर स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे अंडर रूट तो क्या ये वाला मिलेगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं देखो, तो ये जो है हम लोगों का यहां पे 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 दैट इज रूट अंडर 8। रूट अंडर क्या आ जाएगा 8 आएगा ना, 4 प्लस 4 8। तो ये वैल्यू कितना आ गया रूट अंडर 8 के बराबर। अब इसका आधा यहां से लेना है तो रूट अंडर 8 अपॉन 2 हो जाएगा। तो अब देखो रूट 8 को तुम लिख क्या सकते हो, रूट अंडर 4 इंटू 2 अपॉन क्या 2 के बराबर। तो अब देखो 4 से बाहर निकल गया 2 अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा बोलो रूट 2। अरे बोलो होगा या नहीं होगा? तो 4 बाहर निकल गया क्या हो जाएगा 4 2 और ये 2 2 कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा बोलो रूट 2। यस और नो? रूट अंडर 8 बाहर आ गया, यस। तो ये हो गया हम लोगों का कितने के बराबर देखो रूट 2 के बराबर, और ये वाला भी फिर क्या हो जाएगा रूट 2 के बराबर। तो यहां से हम लोग देखें I7, तो I7 का जो वैल्यू है इसके लिए केवल 1 kg और 3 kg का ही जो मास है वो हम लोगों का काम में आएगा। ठीक है, तो I7 के लिए निकाल सकते हैं 1 इंटू क्या हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2 और प्लस क्या हो जाएगा देखो यहां पर ये कितने के बराबर है देखो 3 इंटू क्या हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर, तो 3 इंटू रूट 2 का स्क्वायर दैट इज 2। तो ये हो गया कितने के बराबर बोलो जल्दी से 2 प्लस 6 दैट इज 8 kg मीटर स्क्वायर। अब लास्ट I8 अगर निकालें तो देखो I8 क्या होगा ये। अब इस I8 को अगर कैलकुलेट करना है तो इसके लिए ये वाला और ये वाला जीरो, ये भी लेंथ कितना हो जाएगा रूट 2 और ये भी लेंथ कितना हो जाएगा रूट 2। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि ये 4 इंटू रूट 2 का स्क्वायर दैट इज 2, तो 4 2 जा 8 एंड 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 4 दैट इज 12 kg मीटर स्क्वायर। सही है, कैलकुलेशन देख लेंगे। I8
I8 इसके अबाउट था, 4 इंटू 2 8 एंड 2 इंटू 2 4, तो 8 प्लस 4 12 kg मीटर स्क्वायर। तो यहां से क्या देखें कि सर हर एक्सिस के अबाउट रोटेट करना इस बॉडी को एक जैसा नहीं है, किसी के अबाउट घुमाना टफ है, किसी के अबाउट घुमाना आसान है। तो बताओ किसके अबाउट घुमाना इसको बहुत आसान लगेगा, बहुत आसानी से किसके अबाउट घूम जाएगा। तो सबसे कम वैल्यू किसके तरफ आया, सबसे कम वैल्यू अगर देखा जाए I7। सो I7 वो एक्सिस है जिसके अबाउट घुमाना सबसे आसान है, और सबसे ज्यादा टफ की अगर बात करें तो कहां कहां पर आया है। देखो ये 20 है I1, और I2 का वैल्यू भी 20 है, I3 ये है, I4 कौन सा हो गया, देखो I4 is this one is I4, मतलब इसके अबाउट घुमाना सबसे ज्यादा टफ है, और सबसे ज्यादा आसान किसके अबाउट घुमाना है। तो देखो यहां से आया था वैल्यू I7 के अबाउट घुमाना बहुत आसान है, और इसके अबाउट घुमाना बहुत ज्यादा टफ है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको यह बतलाता है कि बॉडी को किस एक्सिस के अबाउट घुमाना कितना ज्यादा टफ है और कितना ज्यादा आसान है, कितना डिफिकल्ट है और कितना आसान है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हुआ तो ये समझ ही जाएंगे कि ज्यादा डिफिकल्टीज होगा। जो चीज वहां पे इनर्शिया क्या था, अगर इनर्शिया ज्यादा था तो इट इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट, डिफिकल्ट टू स्टॉप। उसी तरह से यहां पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज्यादा है तो डिफिकल्ट टू रोटेट एंड डिफिकल्ट टू स्टॉप। ठीक उसी तरीके से हम लोग जो है जो चीज वहां पे पड़े हुए थे वही। अब देखो एक तुम लोगों के सामने अभी हम देते हैं, थोड़ा सा इसको ट्राई कीजिए, जल्दी से इसको बनाने का कोशिश करेंगे। सपोज आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन लाइक दिस, लेट अस टेक अ ट्रायंगुलर प्लेट नहीं, मतलब एक ट्रायंगल शेप का है जिसमें कि मास को इसके एजेस पर रखा गया है। लेट अस टेक 1 kg, 2 kg एंड 3 kg। क्या इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबका साइड मान लिया 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, अलग भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे अब हम लोगों को बोलो फाइंड आउट करने के लिए बोला गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। एक ये एक्सिस के अबाउट बोल दिया गया, ये एक्सिस के अबाउट निकालिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या होगा। एक इस एक्सिस के अबाउट बोला गया, इस एक्सिस के अबाउट निकालिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या होगा। एक इस एक्सिस के अबाउट बोल दिया गया, एक इस एक्सिस के अबाउट बोल दिया गया, ऐसे ऐसे। इसके अबाउट I3 का वैल्यू क्या होगा, और फिर एक इसके अबाउट बोल दिया गया कि I4 का वैल्यू क्या होगा। और भी कुछ दे सकता है कि सर इसके अबाउट क्या होगा। बिल्कुल सेंटर से एक लाइन पास कर दिया गया और बोल दिया गया क्या हो गया, देखो I4 हो गया तो ये I5 क्या होगा। तो इसको आप लोग अभी तुरंत अपने कॉपी में लिखिए और ट्राई कीजिए बनाने का। बिल्कुल वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए इसको, और फिर हम लोग जो है आगे स्विच करते हैं। और जिन लोगों ने इस सारे चीजों को देखा अच्छे से, आप इसको भी अपने कॉपी में बना लीजिए, और फिर उसके बाद इस दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लीजिए। जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे इसको बना पाते हैं। ओके, तो एक यहां पर है क्या कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल के तीनों एजेस पर 3 मास रखे हुए हैं, एक 1 kg का, 2 kg का और 3 kg का। अब हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करना है। तो सपोज मान के चलो निकल गया होगा, I1 का वैल्यू क्या आया बताओ जल्दी से। तो I1 इज इक्वल टू, अगर यहां पे इसके अबाउट निकाला जाए तो क्या होगा, देखो ये वाला लेंथ, इसका तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो, 0 हो जाएगा। और अगर इसका लेंथ देखें तो कितना है, ये पूरा 2, तो ये वाला क्या हो जाएगा 1 मीटर, और इधर वाला भी क्या हो जाएगा ये 1 मीटर। तो इसका क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर 2 kg का देखें तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज 2, प्लस यहां पे देखो 3 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज 3, यानी कि 5 kg मीटर स्क्वायर। ये I1 का वैल्यू आ गया। इसी तरह से सिमिलरली और भी हर तरफ के वैल्यूज तुम फाइंड आउट कर सकते हो बहुत आसानी से।
अगर एक वैल्यू को हम बोले कि इसके अबाउट निकालना है तो ये भी तो बहुत आसान है, ये 0 हो जाएगा केवल इसका, तो ये यहां से यहां तक कितने दूर होंगे? तो बताओ ये वाला जो लेंथ है हम लोगों का क्या है 2 और ये 1, तो ये वाला क्या हो जाएगा बोलो √2 का स्क्वायर मतलब 4 और -1 क्या ये √3 के बराबर होगा? बोलो यस और नो। ये 2 है, ये हाइपोटेनस और ये अगर बेस तो ये परपेंडिकुलर, तो बोलो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो √3 मीटर हो जाएगा ये। अगर यहां से देखो तो 1 इंटू √3, तो देखो यहां पे I2 अगर निकाल रहे हैं तो √3 का स्क्वायर क्या 3 के बराबर हो जाएगा, ये 3 kg मीटर स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट है। उसी तरह से बहुत सारे पॉइंट इसके अबाउट भी फाइंड आउट कर सकते हो, ये 0 हो जाएगा, फिर ये वाला लेंथ केवल पता चलना चाहिए तुमको, और हमेशा एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, ठीक है। जैसे इसका भी निकाल लेते हैं, चलो देखते हैं, जिन लोगों से नहीं हो पाया उसको देख लेते हैं। मान के चलो इधर हमने मान लिया I3, देखो पिछले फिगर में I3 इधर था या इधर था, जिस भी तरफ था हम यहां पर इसके तरफ निकाल रहे हैं। अगर ये I3 या I4 जो भी हो, तो I3 को अगर कैलकुलेट करना चाहे तो बताओ क्या 1 kg और 2 kg वाला 0 हो जाएगा, और तुम बोलो ये वाला लेंथ कितना होगा? तो अगेन बोलिए सर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो क्या ये वाला बेस और ये वाला हाइपोटेनस तो 2 और ये 1, तो √4 - 1 √3 हो जाएगा। तो देखो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 kg मीटर स्क्वायर। धीरे धीरे क्या होगा ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए बहुत आसान होता चला जाएगा और तुम बहुत आसानी से निकालना सीख जाओगे। इससे फेमिलियर होना चाहिए, हम लोगों को फेमिलियर हो जाना है बहुत अच्छे ढंग से। देखो I3 फिर I4 का अगर वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो बहुत आसान है। अगर इसके बीच से कोई एक्सिस पास कर रहा है तब कैसा निकालेंगे सर? अगर मान के चलो इसको मान रहा है I5, तो I5 का वैल्यू क्या, अगर इससे बीच से पास कर रहा है तो ये वाला लेंथ कितना है बोलो? ये वाला लेंथ है 1 मीटर, ये वाला भी लेंथ कितना हो जाएगा 1 मीटर, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा 1 मीटर, ये भी लेंथ कितना हो जाएगा 1 मीटर। नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर सेपरेशन। स्ट्रेस डालेंगे इस बात पे, परपेंडिकुलर सेपरेशन फाइंड आउट करना है। कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो बताओ बालक, क्या यहां पर हम बोल सकते हैं कि 3 kg का जो यहां पे मास है ये 1 मीटर की दूरी और ये वाला लेंथ तुम्हें चाहिए, तभी तो यही तो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जिनको नहीं आ रहा समझ में, बहुत ध्यान से देखो इन चीजों को कि क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, यस विजिबल, यहां पे अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देखा जाए तो क्या ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा? यस सर ऑफ कोर्स। तो अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो सर ये वाला कितना हो गया सर? ये वाला हो गया 1 मीटर। व्हाट अबाउट दिस? व्हाट अबाउट दिस? बोलो जल्दी से। और अगर यहां पे भी निकालना होगा तो क्या करेंगे सर? ये निकालना पड़ेगा। तो हमको ये चीज मालूम है और ये मालूम है, तो ये वाला चीज निकाला जा सकता है। तो परपेंडिकुलर सेपरेशन निकाल करके इससे स्क्वायर करेंगे, बस यहां पे फाइंड आउट हो जाएगा। और अगर ये हमारा है क्या चीज, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इससे ये वाला दूरी, ये वाला दूरी क्या होगा? पूरा √3 है, तो ये आधा क्या हो जाएगा बोलो? √3/2। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के मास से उसका मल्टीप्लाई कर देना है, उसके स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देना है, तो हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। तो अभी हम लोगों ने बस ये सीखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल में क्या है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बॉडी का प्रॉपर्टी है, जैसे इनर्शिया एक प्रॉपर्टी था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी प्रॉपर्टी है। मान के चलो कि अगर एक सिलेंडर है, जो एलपीजी वाला गैस वाला जो सिलेंडर होता है, वो सिलेंडर है। अब उस सिलेंडर को तुम एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना चाहते हो, ठीक है। अगर तुम एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना चाहते हो तो कैसे लेकर के जाओगे तो तुम्हारे लिए आसानी होगा। अगर तुम डायरेक्टली उसको उठा करके ऐसे लेकर के जाओगे तो क्या होगा? उसका मास तो बहुत ज्यादा है, यस और नो? मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा है, फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा और तुम थक जाओगे, कम ही दूर जाने में तुम थक जाओगे। लेकिन अगर उसी सिलेंडर को हम लोग क्या करें कि इस तरीके से ऐसे 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 रोल करते हुए लेकर के आए, रोल करते हुए लेकर के आते हैं, तो बहुत कम फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे तुम ऐसे ऐसे रोटेट करते हो तो वहां पर क्या होने लगता है? उस जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्क करता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज पर डिपेंड करता है? एक्सिस पर डिपेंड करता है। तो वहां पे एक्सिस के अबाउट जो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो फिर वहां पे क्या हो जाता है कि एक
सपोज दैट जिस एक्सिस के अबाउट तुम उसको घुमा रहे हो, जैसे जिस एक्सिस के अबाउट तुम उसको घुमा रहे हो, उस जगह का क्या हो जाएगा, उस जगह जितना भी मास उस एक्सिस पर लाई करता है उसका सारा तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू कम होता है, इसीलिए रोल करके लेकर के आना काफी आसान होता है और उसको ट्रांसलेट कराना टफ होता है। उसी तरीके से कोई भी चीजों को अगर हम लोग देखें तो रोटेट कराने के लिए जो बॉडी के अंदर अपना एक रेजिस्टेंस पैदा होता है, दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आ रही है बात समझ में? तो यहां पे तुमने देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन बातों पे डिपेंड करता है। पहला तो सर मास पे डिपेंड करता है, करेगा ही। क्यों? क्योंकि आई का फॉर्मूले में ही तुमको नजर आता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है सर, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। छोड़ो फॉर्मूले की बात, छोड़ो फॉर्मूले की बात, अगर तुम यहां से अगर देख सकते हो कि अगर ये मास है, ये मास जितना ज्यादा हो जाएगा, क्या आई इसके अबाउट बहुत ज्यादा हो जाएगा। प्रैक्टिकली भी ऐसा समझ में आता है हमको। तो पहला चीज तो यहां पे ये आ गया। अगर हम लोग यहां से लिखना चाहें क्या सर, कि फैक्टर्स, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अफेक्ट करता है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा या ज्यादा होगा, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो पहला चीज क्या है, पहला चीज है मास। मास अगर ज्यादा तो आई का वैल्यू ज्यादा, ठीक है। हम ऐसे कह सकते हैं कि आई का वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। मास ज्यादा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, ठीक। उसी तरीके से दूसरा चीज यहां पर क्या हुआ, कौन सा फैक्टर इसको अफेक्ट करेगा। तो देखो अब ये मास इस एक्सिस से कितने दूर है या कितने नजदीक है, ये मैटर करता है। यानी कि इट डिपेंड्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, या फिर तुम इसको ये कह सकते हो डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ mass about the axis of rotation। मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब कि अगर यहां पर ये एक्सिस है तो ये बात बार बार बोल रहे हैं एक ही बात को, कि यहां से इसका डिस्टेंस अगर r1 है और इसी मास को यहां रख दिया जाए, ये डिस्टेंस हो जाएगा क्या, बोलो r2। तो जाहिर सी बात है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, इसका कम होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा दूर पे है। मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मास का जो फैलाव है, वो इससे दूर तक फैला हुआ है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग देखें, तीसरा भी यहाँ पे जो फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करता है वो क्या है, शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी आगे चल के देखेंगे हम लोग क्या, कि जो एक रॉड होता है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होता है। उसी तरह से अगर हम लोग एक सर्कुलर प्लेट देखेंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होगा। सेमी सर्कुलर प्लेट देखेंगे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होगा। हेमिस्फेरिकल कोई एक हेमिस्फेयर का अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे वो अलग होगा। तो शेप अलग अलग होने पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग अलग होता है, ये बहुत कॉमन सी बात है। तो इसीलिए हम लोग यहां पे ये कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला मास, केवल मास पे डिपेंड नहीं करता, मास पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मास के साथ साथ मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने दूर है इन बातों पे भी डिपेंड करता है। यानी कि ये पॉइंट का मतलब सीधा सीधा यही है कि I is directly proportional to r square, and what is this r? r is the perpendicular separation from the axis of rotation। ये हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इससे कितने दूर मास फैला हुआ है, ये बतलाता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा। तो दिस वाज द बेसिक ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर पूरा इतना कुछ पढ़ लिए फिर भी जान रहे कि बेसिक है? हाँ बिल्कुल बेसिक ही है। अब अभी तक अगर देखो तो क्या क्या चीज पढ़े हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने ये पढ़ा कि अगर कोई पार्टिकल है, डिस्क्रीट पार्टिकल, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, इधर इधर इधर, यानी कि इस तरह से अगर डिस्क्रीट करके पार्टिकल्स को रखा गया है
तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। जैसे इस एग्जांपल में देखें, और भी तुम एग्जांपल ले सकते हो। अब ऐसे एक होमवर्क के लिए तुम लोग लिख सकते हो कि ऐसे एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के चारों एजेस पर यहाँ पे मासेस रखे हुए हैं 1 kg, 4 kg, 6 kg, 10 kg, और सबका यहाँ पे इसको मान लो 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर। अलग अलग एक्सिस लो, एक एक्सिस ये ले लो, एक एक्सिस ये, एक एक्सिस ये, एक एक्सिस ये, अलग अलग डायगोनल के थ्रू पास करने वाला, इधर से पास करने वाला, जिस तरह से तुम्हारा मन करे उस तरह से एक्सिस लो और क्वेश्चन बनाओ। और अभी क्लास के बाद हम लोग क्या करेंगे कि आप अपने ऐप में जाइएगा, ठीक है, जो ऐप है आप लोगों का, उस ऐप में असाइनमेंट सेक्शन में जाना, ठीक है। असाइनमेंट सेक्शन में हम कुछ क्वेश्चन तुम लोगों को डालेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, यानी तो चैट सेक्शन में भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो चैट सेक्शन में हम वहां पे ऐप में हम डाल देंगे, ठीक है, और उससे तुम लोग अपने होमवर्क भी बनाना। आई होप कि यहां तक की बातों को अच्छे तरीके से समझ में आया। अगर किसी को नहीं समझ आया हो तो वीडियो को बार बार आप बैक करके देखिए, हर एक बातों को बता दिया गया है। तो यहां तक हम लोग अभी क्या क्या पढ़े कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। अगर हम लोगों को डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम मतलब कि अलग अलग जगह पर मासेस रखे गए हैं, उनके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, तो हम लोग कैसे निकालते हैं। अब अगर मान के चलो कोई एक यूनिफॉर्म मास जैसा बॉडी आ जाए, अगर मान के चलो, थोड़ा सा उसका आइडिया दे देते हैं क्योंकि कल के क्लास में हम लोग, यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही चीजों को स्टार्ट करेंगे। जैसे यहां पे अगर देखा जाए, सपोज मान के चलो कि कोई एक इस तरह का बॉडी है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट हमको करना है। अब फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे सर? तो फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को इसका तो पूरा मास यहां पर दिया हुआ है भाई, कि इसका टोटल मास दे दिया गया, मान के चलो m, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन से अब इधर यहां पे कितना मास है, इधर कितना मास है, ये तो मालूम है नहीं। हम लोग क्या करते हैं इस तरह के बॉडी के लिए, जैसे याद करो डिस्क के लिए, या फिर कोई एक ट्रायंगुलर प्लेट के लिए, या फिर एक स्फीयर के लिए, कोन के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी फाइंड आउट करना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी फाइंड आउट करना होगा, वी विल फॉलो द सेम कॉन्सेप्ट जो कि हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास में किया है। क्योंकि यहां पर तुमको मालूम नहीं है कि इसका मास क्या है, क्योंकि तुमको एक छोटा सा मास के कारण निकालने के लिए आया है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I इज इक्वल टू mr², जब m है और r मालूम है तो निकल सकता है। तो यहां पे हम लोगों को ये मालूम नहीं है कि इसका मास जो है इस पॉइंट का कितना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे जिसका मास क्या होगा dm, और ये कितने दूरी पर होगा, r दूरी पर होगा। तो यहां से हम लोग जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से निकाला जा सकता है। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, I को जैसे तुम यहां पे समेशन किया करते थे mi ri का स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n, अब क्या हो जाएगा बोलो, ये यहां पे ये समेशन इंटीग्रेशन में बदल जाएगा। ऐसा छोटा छोटा dm सेलेक्ट करेंगे, अलग अलग डिस्टेंस r1 r2 r3 इस तरह से होगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये dm आ गया, dm इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये dm क्या होता है, dm इज द मास ऑफ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। जो आपने एलिमेंटल मास सेलेक्ट किया है वो होगा dm। अब ये जो dm है, dm का वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं तो आपको मालूम है। तो जो हमने कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया है उसको एक बार आप लोग रिवीजन कर लेंगे, जिसमें कि याद होना चाहिए तुमको कि लीनियर हुआ करता था, फिर क्या होता था एरियल, और एरियल के बाद फिर हमने बताया था क्या, वॉल्यूम। तो लीनियर में क्या होता था, ये dm का वैल्यू लैम्डा इंटू dx। उसी तरह से एरियल में क्या होता था, ये dm का वैल्यू सिग्मा इंटू da। वॉल्यूम में क्या होता था, ये dm का वैल्यू रो इंटू dv। ठीक है, तो ये चीज को आप लोग रिवीजन करके आएंगे, और कल के क्लास में हम लोग यही चीज को स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट करने वाले हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो उस तरह के बॉडीज के लिए निकालेंगे, रॉड के लिए क्या होगा, सर्कुलर प्लेट के लिए क्या होगा, स्फीयर के लिए क्या होगा, इन सब सारी चीजों के बारे में हम लोग अब अगले क्लास में, यानी कि नेक्स्ट क्लास, कल के क्लास में हम लोग इन चीजों को देखेंगे। और उसके बाद और भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कुछ कुछ चीजें बचते हैं इसके बाद,
दो थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट हुआ करता है, एक होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और एक होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मतलब कहीं का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है तो उसके ठीक पैरेलल दूरी पर आने के बाद हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो उसके लिए भी एक थ्योरम होता है, जिसको भी कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ने के बाद, डेरिवेशन करने के बाद हम लोग उन चीजों को करेंगे। तो आज जहां तक बताया गया उसको अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए, क्योंकि रोटेशन में आपके लिए जो चैप्टर है ये टफ कब बन जाता है, कब आपको ये चैप्टर समझ नहीं आने लगता है, जब आप रिवीजन करना खत्म कर देते हो। यानी कि जो आपको पहला क्लास पढ़ाया गया उसको 100% पढ़ के आएंगे नेक्स्ट क्लास में, जैसे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास इसको 100% कवर करके अब नेक्स्ट क्लास अटेंड करेंगे, बिल्कुल एक एक चीज समझ में आएगा। इसी तरह से ये कंटिन्यूटी को मेंटेन करते जाना है, ठीक है ना। और रोटेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम देखें कि इसके वेटेज के बारे में कि इससे कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जिस तरह से वेटेज मैथ्स में P&C का होता है उसी तरह से रोटेशन में वेटेज होता है। तो आप समझ सकते हो कोई भी एग्जामिनेशन के लिए कितना ज्यादा हमारा ये इंपॉर्टेंट है रोटेशनल मोशन। इसीलिए रोटेशनल मोशन को बहुत ध्यान से होमवर्क जितना दिया जाता है उसको 100% करते जाएंगे। आज चैट सेक्शन में हम जो है कुछ क्वेश्चंस डालेंगे, उन चीजों को देख लेना है और यहां तक बहुत अच्छे ढंग से रिवीजन करके आओ। टिल देन कीप रिवाइजिंग योर कॉन्सेप्ट्स, ओके, और मिलते हैं अगले लेक्चर में।